नजारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर। हाय, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है भाई? CSIR NET 2024 एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है बढ़िया। चलिए पार्ट 2 करते हैं आज। पुराने नेट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, साथ में उनके सॉल्यूशंस और उसके आसपास की इंफॉर्मेशन भी। लेकिन पहले बधाइयाँ, चंद्रयान 3 मून पर लैंड कर चुका है और प्रज्ञान ने वहां घूमना भी शुरू कर दिया है। अब हमारे लिए एक टॉपिक भी इंक्रीज हो गया है, शिव शक्ति पॉइंट, जहां हम एक तरफ मून को समझने की कोशिश कर रहे हैं और भाई एज अ स्टूडेंट हम तो फिलहाल अभी लाइफ साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइफ साइंस है क्या? हमारे आस पास मौजूद खूबसूरत दुनिया, इसके बारे में जानना, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे फिर वो हम हो। असल में ये जो सब्जेक्ट है ये एग्जाम की प्रिपरेशन वाला बुकिश सब्जेक्ट नहीं है। किताबों के जो काले वर्ड हैं असल में ये लिंक्स हैं बिटवीन हमारे रियल लाइफ और एक सब्जेक्ट। भाई हमें तो लकी मानना चाहिए अपने आप को कि हमें अपनी ही ज़िंदगी के बारे में, अपने ही वर्ल्ड के बारे में जानकर एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है अपने आप को। जब लाइफ साइंस को हम समझते हैं तो हमें सारी दुनिया समझ में आनी शुरू हो जाती है और रियली में हमारी जो ये लाइफ है ना, इसमें काफ़ी सारे कलर ऐड हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज अ कंटिन्यूअस डबल बायलेयर विद एन अप्रोक्सीमेटली थिकनेस ऑफ। और ऑप्शन में दिया हुआ है 20 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर, 5 और 1 नैनोमीटर। ये जो क्वेश्चन है ये समझो कि जैसे हम लोग डाइव मार रहे होते हैं समुद्र में। हम जितना गहराई में जाएंगे हम दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो सेल मेम्ब्रेन वाली कहानी है ये भी तो ऐसी है ना। हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। ये मेम्ब्रेन जो हमारी सब सेल्स के ऊपर है, इसकी बायलेयर, इसके जो प्रोटीन्स हैं, इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब की कहानियाँ। और यहीं पर कहानी आती है कि भाई जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जब वो बायलेयर के रूप में होते हैं तो उनकी मोटाई कितनी होती है। जैसे कि 3.5 से लेकर के 5.6 नैनोमीटर तक की मोटाई हो सकती है, डिपेंडिंग कि कौन से फॉस्फोलिपिड अवेलेबल हैं आपकी बायलेयर के अंदर। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में तो कोई ऐसा एग्जैक्टली आंसर रखा हुआ नहीं है, तो फिर बताओ ना तुम किसको पिक करना चाहोगे? 5 नैनोमीटर ये है वो करेक्ट आंसर जो कि हमारी रेंज में रहेगा और जिसके आसपास हमारा आंसर माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस इज नॉट करेक्ट। पेड़ पौधे यार, जो हमारे आसपास पौधे हैं, फूल हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में। बस कहानी क्या है, हम लोग सेल के अंदर चले गए, सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर चले गए। अगेन एक और डाइविंग की कहानी है और वहां हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 है लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। सेकंड है ATP और NADPH आर प्रोड्यूस्ड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थर्ड है ल्यूमन इज द एनक्लोज्ड इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और फिर फोर्थ है NADPH इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कार्बन रिएक्शन बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। कहानी शुरू करते हैं हम लोग हमेशा क्लोरोप्लास्ट के मोटे डायग्राम के साथ। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, जिसमें से लाइट रिएक्शन जो होगी ये आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स पर होती है और डार्क रिएक्शन होता है आपका स्ट्रोमा में। और कहानी ये भी है कि लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH प्रोड्यूस्ड होते हैं जो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। जब हम और डेप्थ में जाते हैं इसकी गहराई में तो हम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को बारीकी से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के जो अंदर का हिस्सा है, कंपार्टमेंट जो कि एनक्लोज्ड है, इसे हम ल्यूमन बोलते हैं इस लिक्विड को। और यहीं पर मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जैसी माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वैसे क्लोरोप्लास्ट में भी है, उस सबके प्रोटीन्स यहाँ अरेंज्ड हैं। अब यहाँ हम अगर इस डायग्राम को देखें और बारीकी से तो ल्यूमन वाली साइड ये है और स्ट्रोमा वाली साइड है। और इसी कहानी के अंदर NADPH यहाँ जनरेट हो रहा है और F1 पार्टिकल से ATP यहाँ जनरेट हो रहा है। अब सवाल ये है कि कौन सी कहानियाँ सही थी और कौन सी कहानी गलत थी। तो लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर हो रही है। जी हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के मेंबर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर ही हैं। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट है ट्रू। ATP और NADPH भी प्रोड्यूस्ड होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस नहीं होते। इनकी प्रोडक्शन की जो साइट है ये तो स्ट्रोमा में है ना। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। इसके बाद है ल्यूमन एनक्लोज्ड इंटरकनेक्टेड रीजन है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का, ये भी ठीक बात आ गई हमारी, ट्रू। और लास्ट है NADPH इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कार्बन रिएक्शंस बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। NADPH प्रोड्यूस नहीं होता, वहाँ कंज्यूम होता है डार्क रिएक्शन में, तो ये भी फॉल्स है। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन के 2 आंसर थे, 2 और 4। भाई गलतियाँ किससे नहीं होती? जहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं तो क्वेश्चन बनाने वाले भी तो गलती करते हैं। अब आती है क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी। A cruciform structure of chromosome during meiosis is a characteristic feature of।
ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग क्रोमोसोमल अनोमलीज की बात करते हैं। एनुप्लॉइडी वगैरह भी हैं, पॉलीप्लॉइडी भी है, और वहीं पर हम लोग क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन की बात भी करते हैं। और इन सारी कहानियों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आउटपुट के रूप में क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि मियोटिक बिहेवियर क्या होगा क्रोमोसोम्स का। और इसीलिए हर एक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ट्रांसलोकेशन की भी, इन्वर्जन की भी, डिलीशन और डुप्लीकेशन। अब लेकिन क्योंकि ट्रांसलोकेशन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो वहीं पर 4 क्रोमोसोम इकट्ठे ये क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर बना सकें, ये पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि अल्टीमेटली 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से पेयर करना शुरू कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि ट्रांसलोकेशन होने के कारण कुछ हिस्से एक्सचेंज हो गए और कहीं ना कहीं उनके पास पार्ट आ गया है बेस पेयरिंग करने का। और जब भी कभी ये कहानी होती है तो फिर इसके बाद जब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होता है, गैमेट कैसे बनेगी, वो एक सेपरेट स्टोरी है। इंडिड इस वाले पार्ट के अंदर हमें एक तो गैमेट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और साथ में जो मियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है कि उसमें क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर तो समझ में आ गया तुम्हें कि ये सिर्फ ट्रांसलोकेशन में ही ऐसा हो पाता है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इंट्रॉन्स इन द यूकैरियोटिक जीन्स आर फाउंड इन। इंट्रॉन्स, यार हमारी लाइफ निकल जाएगी इंट्रॉन्स की बात करते करते। जब से होश संभाला है स्कूल लाइफ से, तब से हम सुनते आ रहे हैं कि जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स की कहानी होती है। अब उसको लेके क्या क्वेश्चन ये हमारे सामने 1 2 3 4 राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एनकोडिंग जीन्स लेकिन ट्रांसफर आरएनए में नहीं होते। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए कोडिंग जीन्स लेकिन राइबोसोमल आरएनए में नहीं होंगे, और मैसेंजर आरएनए में होंगे, ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए में नहीं होंगे, और तीनों में होंगे। अब इसमें से कौन सा आंसर तुम्हें एकदम से स्ट्राइक? बुला देना मुझे है अलविदा तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। देखिए, ना जाने कितने दुख दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें भूलने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, और एक जहाँ पढ़ाई की बात आई ना, वहाँ भूलना तो आसान काम है, याद करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें याद है राइबोजाइम की कहानी? राइबोजाइम था कैटालिटिक आरएनए, और सबसे पहला राइबोजाइम का एग्जाम्पल क्या था? ये जो राइबोजाइम का एग्जाम्पल था, यहीं पर क्लू छिपा हुआ है सारी कहानी का। देखिए, हम जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए में कई तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें स्प्लाइसिंग भी एक है, कैपिंग है, टेलिंग है। तो असल में राइबोसोमल आरएनए के अंदर भी बहुत तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ग्रुप 1 इंट्रॉन जो सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा गया था राइबोजाइम का, अब इसी की अगर तुम डिटेल में जाओ तो ये कैटालिटिक आरएनए है। सेल्फ स्प्लाइसिंग असल में एक इंट्रॉन होता है, और ये मुझे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए में मिल जाता है। तो हिंट तो यही था ना भाई, राइबोजाइम अगर सब में अवेलेबल है एग्जाम्पल के रूप में, तो फिर इंट्रॉन भी तो सब में होंगे। और इसीलिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो है कि ये इंट्रॉन्स तमाम तरह की जीन्स में पाए जाते हैं। अब क्योंकि मैसेंजर आरएनए के बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो सम हाउ हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि भैया केवल मैसेंजर आरएनए की ही कहानी थी और किसी चीज़ की कहानी नहीं है। अदरवाइज तो ट्रांसफर आरएनए के अंदर भी इंट्रॉन रिमूवल हम पढ़ते हैं, और राइबोसोमल आरएनए में भी एक डायग्राम में तो हमने पढ़ी रखा है जब भी कभी हम लोग लिटरेचर को देखते हैं। तो ये कहानी थी सिर्फ इस बात की कि हम चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अगर चीज़ें जुड़ी रहती हैं, राइबोजाइम वाली बात हमेशा याद रहे, तो फिर आंसर भी सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, A colorblind father has a daughter who is also colorblind and has Turner syndrome. The genotype of the daughter is due to ट्रांसलोकेशन इवेंट है फादर, ट्रांसलोकेशन इवेंट है मदर, नॉन डिजंक्शन और नॉन डिजंक्शन फादर मदर की कहानी दे रखी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कहानी जो है, 2 फीचर दे रखी हैं, एक तो है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। भाई देखो, कलर ब्लाइंडनेस ना एक ही तरह का नहीं होता। जो आपके 3 बेसिक कलर हैं जिन्हें आप पहचानते हो, क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अब तुम मुझे बताओ कि वो कौन कौन से 3 कलर होते हैं जिन्हें आपकी आईज पहचानती हैं। जो भी तुम्हारा आंसर है कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब ये जो तीनों कलर ब्लाइंडनेस होती हैं, ये तीनों के तीनों एक्स क्रोमोसोम एसोसिएटेड नहीं है। इनमें से एक ऑटोसोम है, 2 आपकी एक्स क्रोमोसोम एसोसिएटेड होती हैं। रही बात टर्नर सिंड्रोम की, तुम्हें याद है अर्जुन की कहानी में क्या खास बात थी? बातें तो सारी खास थी भाई,
लेकिन एक किस्सा जो बार बार घूम के आता है वो है मछली की आंख वाला। मतलब उसका कंसंट्रेशन इतना गजब का था कि जो टारगेट था केवल वो उसी के ऊपर टिका हुआ था। क्वेश्चन इसी तरह का है। सबसे पहले टारगेट ढूंढो, कलर ब्लाइंडनेस या फिर टर्नर सिंड्रोम। तो टारगेट जो है असल में वो टर्नर सिंड्रोम है। अब टर्नर सिंड्रोम की कहानी में क्या होता है, एक्सओ। एक्सओ मतलब एक ही एक्स आया, दूसरा एक्स आया ही नहीं। और ऐसा कब होगा? ऑफ कोर्स भाई तब होगा जब माँ के पास जो एक्स क्रोमोसोम जुड़े हुए रखे थे वो डिसजंक्शन ना कर पाए हों। अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे तो दोनों एक्स एक गैमेट में चले जाएंगे और एक गैमेट में एक भी एक्स नहीं आएगा। अब आप ये भी जानते हो कि जो एक्स और वाई है उसमें नॉन डिसजंक्शन आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर था थर्ड। ये सिर्फ टर्नर सिंड्रोम को एक्सप्लेन करने के लिए था। तो क्वेश्चन असल में टर्नर सिंड्रोम का था, मछली की आंख ये थी, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ था कलर ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 3। अब इतना तो समझ में आ गया ना कि पढ़ाई किताब के काले अक्षर नहीं हैं। भाई भगवान को धन्यवाद दो कि तुम लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो। तुम जो बातें पढ़ रहे हो ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे आसपास जो भी जीवित चीजें हैं उन सब के बारे में है, और नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं। इन शब्दों को बाहर निकालो, अपनी रियल लाइफ से मैच करो और फिर अपने एग्जाम की तैयारी करो। हम लोग की जो iFly क्लासेस हैं ये H2H क्लास हैं। H2O तो सुन रखा होगा, वाटर, बट ये H2H है। ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई हैं, हम ह्यूमन ही हैं, और आप ही के लिए क्रिएट की गई हैं, आप भी ह्यूमन हैं। यहाँ हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन आपको दे दिया और आपको लेक्चर्स दे दिए। हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं एक्चुअली में रियल टाइम में इंटरेक्ट करने के लिए। तुम बोलोगे मैं सुनूंगा और मैं बोलूंगा तो तुम भी सुनोगे। लेक्चर्स बहुत इजी वे में है, लेकिन डेप्थ में बहुत कुछ ऐसा है जिन्हें पढ़ करके आपकी आंखें खुलने वाली हैं और आप ये कहोगे ओ अब तक तो हम ये समझते थे। आप कहीं भी किसी भी टाइम ये लेक्चर को कर सकते हो क्योंकि ये लेक्चर ऑनलाइन है। आप भी हम लोग के साथ तैयारी कर सकते हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, JRF, DBT और MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। iFly को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। मत भूलिए iFly आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है। चलिए फिर मजे कीजिए, बाय बाय।